हेलो नमस्कार। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए और खबर यह है कि आरपीएससी के द्वारा राजस्थान भर्ती प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके अंदर कुछ बदलाव किए। कहने का मतलब यह है कि हम शुरुआत के अंदर जब आरपीएससी के द्वारा किसी वैकेंसी को निकाला जाता है तो आवेदन करने से लेकर के और उसकी पूरी प्रक्रिया अर्थात रिजल्ट आने तक उसकी जो पूरी प्रक्रिया है, सबसे पहले आवेदन, उसके बाद में यदि कोई फॉर्म भरते समय कोई गलतियां रहेगी है उसमें एडिटिंग या फिर रिजल्ट को लेकर के या फिर उसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो वहां से लेकर के और लास्ट में जो काउंसलिंग होती है वहां से लेकर के जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर कुछ सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं या कहें कि कुछ बदलाव यहां पर किए गए। और ये जो बदलाव है ये आपको जानने बड़े जरूरी है क्योंकि आप लोग इस दौर से गुजरने वाले हैं। आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कि जो भर्तियां निकाली जाएंगी उस एग्जाम में जब आप लोग बैठोगे तो उस प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। तो कौन कौन से सुधारात्मक कदम यहां पर उठाए गए आरपीएससी के द्वारा, उन सब के ऊपर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया और प्रेस नोट जो है ये था कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा, यहां पर जो सीधी भर्ती परीक्षा की बात करें उसके संदर्भ में है कि आयोजन के संदर्भ में लिए गए निम्न सुधारात्मक निर्णय है। अर्थात आरपीएससी के द्वारा राजस्थान के अंदर जो भी सीधी भर्ती प्रक्रिया होती है उसके अंदर कुछ सुधारात्मक कदम उठाए। और वो सुधारात्मक कदम कौन कौन से उनकी बात करें तो कदम नंबर 1 यहां पर कहा गया है कि अभ्यर्थी जो उस एग्जाम में बैठने वाला है, जो फॉर्म भरने वाला है, उसकी बात करें को वांछित शैक्षणिक योग्यता, उसके अंदर अनुभव और उसकी आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। अर्थात कहा, आरपीएससी ने कहा कि जो कोई फॉर्म भरना चाहता है उसको फॉर्म तभी भरना चाहिए जब उसकी एज पूरी हो गई है या उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गई है या उसका अनुभव प्रमाण पत्र वो पूरा है। मतलब आपके पास यदि आप उस समय तक पूरा हो गया है वही फॉर्म अप्लाई करें। आगे कहा गया, तथापि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहृत विड्रॉ करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। अर्थात सीधा सीधा कहा कि भैया फॉर्म आप वही भरो जिसके पास आपके पास पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। कहने का मतलब यदि किसी बच्चे ने कॉलेज लेक्चरर का या स्कूल लेक्चरर, इसको सिंपल भाषा में समझे, स्कूल लेक्चरर का फॉर्म लगाया, यहां पर कहें कि किसी बच्चे ने स्कूल लेक्चरर का जो फॉर्म लगाया और इस स्कूल लेक्चरर के अंदर बच्चे के पास होनी चाहिए एमए और बीएड जो है ना ये होना चाहिए। यदि कोई बच्चा एमए 2 होते हैं, एमए प्रीवियस और एमए फाइनल, यदि कोई बच्चा एमए प्रीवियस के अंदर है और उस दौर में यदि स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आती तो वो सोचता है कि भैया मैं जो है ना आगे तब तक जब एग्जाम होगी तब तक मेरी जो डिग्री पूरी हो जाएगी, ऐसी स्थिति में फॉर्म भर दो। तो आरपीएससी ने कहा कि आपको शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु इत्यादि होने पर ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अद्यापि इसके अलावा यह भी कहा गया कि आयोग के द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक, आपने फॉर्म भर दिया उसके बाद एक संशोधन तिथि आती है, उस समय तक उसे विड्रॉ करने का भी ऑप्शन होगा। मतलब आप फॉर्म भर दिया गलती से, लेकिन भैया जब तक संशोधन की तिथि है आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। एक तो बात यहां पर कही गई। दूसरा यहां पर क्या कहा गया, असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना, असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्यारोपित या विड्रॉ नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। क्या कहा, आपके द्वारा शैक्षणिक योग्यता, आयु का गलत जानकारी दी गई है और यदि आपने उसे, आपको जो टाइम दिया गया था विड्रॉ करने का, उस समय तक नहीं विड्रॉ किया उस फॉर्म को, आपने फॉर्म भरा उसके अंदर आपने एज, अनुभव और सेक्शन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डाटा गलत दे दिया, उसकी इंफॉर्मेशन गलत दी है और आपके पास विड्रॉ तक का टाइम था, निकालने तक का समय था, लेकिन आपने फॉर्म को विड्रॉ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में ये भारतीय आईपीसी की बात करें, भारतीय दंड संहिता की बात करें कि धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है। और कहा कि ऐसे अभ्यर्थी को कालांतर में बाद में काउंसलिंग, पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर उन्हें आगामी 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। अर्थात आपने फॉर्म लगा दिया, आपकी उसमें एज नहीं थी या आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी और आप काउंसलिंग के अंदर चले गए या ऐसी स्थिति में जाने के बाद उनको पता लगा कि भैया इसके पास तो पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी। कहने का मतलब है कि आपने फॉर्म लगाया और आप पास भी हो गए,
आपने तो ऐसा आपने इस पर्पस से लगाया था कि मैं देखता हूं कि मेरी तैयारी कैसी है, लेकिन आप पास हो गए, मेरिट लिस्ट में आ गए, और उसके बाद जब गवर्नमेंट को पता लगा कि भैया तो ये तो आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, कि उसके पास तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, तो ये अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके आधार पर आपको 1 साल तक आगामी भर्ती परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। अगला क्या कहा गया, तीसरा ये भी कहा गया, इसका फायदा ये होगा कि बिना, जो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिना एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एज के फॉर्म लगा देते हैं और उससे वो क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं, और मेरिट लिस्ट में आने के बाद जब वो काउंसलिंग नहीं जाते तो सीट खाली रह जाती है, और सीट खाली रहने पर जो आरपीएससी की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। यदि सब बच्चे वही होते जो फेयर थे तो सीट खाली नहीं रहती, तो एक बार में काउंसलिंग होती है, एक बार में सिलेक्शन हो जाता। लेकिन जैसे आपके 10 सीटें थी और 10 में 2 चले गए, तो भैया पहली बार पहली लिस्ट, उसके बाद में दोबारा मेरिट लिस्ट निकालो, फिर बुलाओ, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती। तो इस स्थिति से बचने की बात यहां पर की गई। तीसरा कहा गया, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी के द्वारा सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त, सामान्य याद रखना, सामान्य प्रविष्टियों का मतलब है आपका नाम की बात करें, फादर्स नेम हो जाएगा, आपके सेक्स की बात हो जाएगी, आपका एड्रेस, ये सामान्य इंफॉर्मेशन है आपके बारे में। उसके अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवं अनुभव को इंद्रराज मतलब एंट्री करने पर इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। अब कोई बच्चा ये भी कह दे कि भैया सर मैं तो गलती से भरा गया, तो अब गलती की गुंजाइश छोड़ी नहीं है। क्या कहा, आपकी सामान्य जानकारियों के बाद जैसे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस को फॉर्म के अंदर फिल करोगे, एग्जैक्ट उसी समय आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो आपको यह कंफर्मेशन देगा कि आपके द्वारा इस फॉर्म में भरी गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट राइट है, यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी या गलती या सुधार की गुंजाइश नहीं है, मैंने एग्जैक्ट सही लिखा है। उसी के बाद यह भेजा जाएगा और उसकी पुष्टि किए जाने पर ही ऑनलाइन आवेदन की शेष पृष्ठों को इंद्रराज किया जा सका। उसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया उसको पूरा किया जाएगा या उस फॉर्म को फिल किया जाएगा। आगे सुनना, ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरने के पश्चात इसकी पुष्टि हेतु अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पुनः ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। अर्थात जैसे आपने दोबारा से आपने पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी, वर्क एक्सपीरियंस भेजा, एक ओटीपी भेजा, आपने कंफर्मेशन दिया कि ये मेरा सही है, उसके बाद आगे की जो प्रविष्टियां हैं, आगे की जो सूचनाएं हैं वो भरी जाएंगी, और जैसे सूचना पूरी हो जाएंगी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, उस समय दोबारा से आपके पास एक ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद ही आगे ओटीपी आने के बाद ही जो है ना आपके यहाँ कहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रश्न भरने के बाद ओटीपी आएगा, और ओटीपी आएगा उसकी पुष्टि किए जाने पर ही एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, और उस ओटीपी को आप पुष्टि कर दोगे, वेरीफाई कर दोगे, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो है ये जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आरपीएससी ने अब कहा कि आवेदन भरने समय आपको 2 ओटीपी मिलेंगे ताकि आवेदन भरने की प्रणाली को साफ सुथरी और निष्पक्ष रूप से तैयार किया जा सके। नेक्स्ट यहां पर आता है कि एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने पर आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा। जैसे आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गए, इसका मतलब आरपीएससी के पास वो फॉर्म चला गया है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से लेना होगा, मतलब वहां पर एक एप्लीकेशन नंबर जो है वो लेना होगा। यदि एप्लीकेशन नंबर अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ, मतलब आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया, इसका मतलब है आपका आरपीएससी में फॉर्म चला गया। यदि एप्लीकेशन नंबर जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आपने फॉर्म जमा करा दिया, उसने आपका प्रीव्यू दे दिया, आप लेके आगे सब प्रीव्यू नहीं भैया, किसी फॉर्म को सबमिट तब माना जाएगा जब आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे। मतलब यहां पर आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया को 2 ओटीपी में बांट दिया। पहला शैक्षणिक योग्यता, एज वगैरह भरने के बाद ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद पूरी प्रविष्टियां भरने के बाद आपको लास्ट फाइनल स्टेज के ऊपर सबमिट करने के लिए एक ओटीपी आएगा। जी हाँ, सब कुछ फाइनल है। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और उसी के आधार पर माना जाएगा कि आपका फॉर्म जमा हो गया। ये कुछ सुधार यहां पर किए गए। उसके बाद और आगे चले, चौथा सुधार यहां पर है कि आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा से आवेदक आयोग के द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिटिंग हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकते हैं। अर्थात प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से पहली जो प्रथम घोषित, जैसे कोई एग्जाम होनी है और उसकी डेट आ गई,
उसकी तिथि घोषित कर दी, उसकी डेट घोषित कर दी कि भैया इतने तारीख को इसकी एग्जाम है, तो उस प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए एक ऑनलाइन एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, जहां पर आपके नाम में यदि कोई गलती है तो चेंज कर सकते हो, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई चेंजेस है तो वो चेंज कर सकते हो, फादर्स नेम में कोई चेंजेस है तो वो कर सकते हो, आपके सेक्स में कोई चेंजेस है, मतलब मेल फीमेल भरने में गलती हुई है तो वो आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा मेरे भाई आपके प्रथम एग्जाम डेट से 60 दिन पूरे 7 दिन के लिए होगा। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है अगला था, यदि किसी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी को आरपीएससी, यूपीएससी, अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग, उपयोग या अनुचित अभद्र व्यवहार के लिए भविष्य की परीक्षा, साक्षात्कार आदि से डिबार किया गया तो उसे आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं, साक्षात्कार में भी अन्य भर्तियों के द्वारा भी अवधि के लिए, निर्धारित अवधि के लिए अयोग्य माना जाएगा। मतलब आपको इसके अलावा किसी दूसरी एग्जाम में आप जैसे फॉर्म भर रहे हो फर्स्ट ग्रेड का, लेकिन आपको सेकंड ग्रेड के एग्जाम में या रीट के एग्जाम में या आपको दूसरे एग्जाम के अंदर या यूपीएससी के एग्जाम में आपके अनुचित साधनों के उपयोग या आपके अभद्र व्यवहार की वजह से आपको डिबार किया गया, तो उस अवधि तक आप कोई फॉर्म नहीं लगा सकते आरपीएससी की अब किसी भी एग्जाम को लेकर के। ये भी कहा। एक आता है विवाह विच्छन, परित्यक्ता या तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय द्वारा पारित न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। एक क्या होता था मेरे बच्चों कि सामान्यतः पहले कुछ अलग बातें थी। सामान्यतः महिला जो है, कोई डाइवर्स महिला है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा जो महिला है, उसके लिए कहा गया कि आप यदि किसी एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो तो जब तक उस एग्जाम के फॉर्म की अंतिम तिथि है, उस अंतिम तिथि तक आपके पास वो डाइवर्स का लेटर होना चाहिए। उसके बाद का है तो फिर माने नहीं होगा, सीधा कह दिया गया। पहले कई बार ऐसे केस आए थे आरपीसी के पास कि आपने फॉर्म भरा, आपने जब फॉर्म भरा उस फॉर्म के अंदर लिख दिया कि डाइवोर्स, ठीक है, और एग्जाम दिया, जब रिजल्ट आया तो उस समय तक कईयों के तो रिजल्ट तक के डाइवोर्स के लेटर आए थे। इसका मतलब था कि कुछ तो गड़बड़ थी। अब आरपीसी ने कहा हम ऐसा कोई मुद्दा उठाना ही नहीं चाहते जब तक फॉर्म की अंतिम तिथि है। क्या कहा? यहां पर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक न्यायालय के द्वारा आपके पास जो डाइवोर्स के तलाक के जो कागजात हैं वो आपके पास होने चाहिए, ये यहां पर कहा गया, और वही तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। एक कहा गया कि आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजिकाओं कर अभ्यर्थी द्वारा आक्षेप लगाए जाने के उपरांत आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। ये कहता बेटा कि आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आरपीसी के द्वारा आंसर की जारी की जाती है। उस आंसर की के अंदर किसी पर्सन के ऊपर आपने आपत्ति दर्ज की, और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आरपीसी के द्वारा एक शुल्क लिया जाता है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए हर विद्यार्थी जो आपत्ति दर्ज कराता है उससे शुल्क लिया जाता है। अब आरपीसी ने कहा आपने आपत्ति दर्ज करवाई, और यदि आपकी आपत्ति सही है, अर्थात आरपीसी का आंसर गलत है और आपकी आपत्ति सही है, ऐसी स्थिति के अंदर वो पर्सन भी सही माना जाएगा, और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपसे जो शुल्क लिया गया था वो वापस आपको रिटर्न किया जाएगा। ये यहां पर कहा गया। मतलब उत्तर कुंजिका पर अभ्यर्थी के द्वारा आपत्ति लगाए जाने के उपरांत यदि आपत्ति सही पाएगी तो आपको आपत्ति शुल्क का पुनर्भुगतान किया जाएगा। अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि अब इसको इसलिए कहा गया था कि पहले जो है ना, इसलिए कहा गया था कि इससे सही जो पर्सन, जो आपत्ति वाले हैं, वो ज्यादा मोटिवेट होंगे कि जी हाँ ये गलत है तो गलत है। इससे आरपीसी की कार्य प्रणाली के अंदर सुधार आएगा। चलो ठीक है, ये बात यहां पर कहेगी। इसके अलावा कुछ खबर और है। वो खबर यहां पर है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा हेतु जारी विचारित सूची अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम, समीक्षा परीक्षाओं के परिणाम पश्चात अभ्यर्थी से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं। तथापि कुछ अभ्यर्थी द्वारा इस अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र आयोग में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। उक्त अवधि में विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को यह अवधि समाप्त होते ही अगले दिन अविलंब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक अवसर और दिया जाएगा। अर्थात क्या कहा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो वेटिंग सूची आती, विचारित सूची का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? यहां पर बात कर रहा हूं वेटिंग लिस्ट। इस वेटिंग लिस्ट के अनुसार जो बच्चे आने वाले थे, जो काउंसलिंग कार्यक्रम होगा, उसकी बात यहां पर की जाती है। जैसे आपके टीचर भर्ती परीक्षा की बात करें, एक पहली मेरिट लिस्ट आई, हो गई साहब, उसके बाद में वेटिंग लिस्ट जारी होती है। उस वेटिंग लिस्ट के बच्चों की जो काउंसलिंग होनी है, यदि यहां पर कुछ बच्चे उस काउंसलिंग के दौरान आ जाते हैं और कुछ नहीं आते, तो कहा यदि उस अवधि में
आपके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अवधि समाप्त होते अगले दिन अविलंब एक व्यक्तिगत नोटिस जारी करके एक अवसर और दिया जाएगा। नोटिस जारी करने वाली तिथि को अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस भिजवाया जाएगा और इस संबंध में संक्षिप्त सूचना 2 प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रकाशित की जाएगी। अवसर दिए जाने की उस सूचना आयोग की वेबसाइट पर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर के पश्चात भी उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अर्थात आपने वेटिंग लिस्ट के दौरान नहीं गए, वेटिंग लिस्ट आ गई और आप नहीं गए, तो आपके पास जैसे आपका टाइम था वेटिंग लिस्ट का, आपके मोबाइल पे एक नंबर आ जाएगा कि भैया आओ, एक मौका और दिया जाएगा, और अगले इस मौके में नहीं गए तो फिर आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ये यहां पर कहा गया। एक आता है उक्त अवसरों तक विस्तृत आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होने या अधिकारों का परित्याग मानते हुए अभ्यर्थी की अभ्यर्थना पर कोई विचार नहीं करते हुए परिणाम हेतु विचारत नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अर्थात आपके ऊपर वेटिंग लिस्ट के बाद में आपको कहा आना है, फिर भी आप नहीं आए तो क्या कहा, उक्त अवसरों के विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर चयन के लिए इच्छुक नहीं होना। इसका मतलब आप चयन के लिए क्या हो, इच्छुक नहीं हो, या अधिकारों का परित्याग करते हो कि मुझे नहीं जाना, बाहर में जाए, जो भी है। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर कोई विचार नहीं करते हुए, उसके ऊपर मतलब अब ये नहीं है, कोई विचार नहीं करते, विचारात नहीं किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उस अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। और एक कहा अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान की प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। और एक यहां पर कहा कि अभ्यर्थी के द्वारा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जो लिंक है उसके ऊपर आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन जो भुगतान होता है उसकी प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करें। ये कुछ जो सुधार थे ये यहां पर कहे गए। इसका मतलब आपको याद रखना, यदि आपको लगे आपकी एज नहीं है, आपकी शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। ये अपने आप में आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। फिर भी यदि आपको कई बार ऐसा होता है हम फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन कुछ गलती होगी, तो कहा कि पहले एग्जाम की तिथि से 60 दिन पहले 7 दिन तक एडिट का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट के दौरान यदि कोई बच्चा नहीं जाता, उसके पास कोई सूचना नहीं आई, सपोज करो वेटिंग लिस्ट की पता बच्चे को पता नहीं चला, तो उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर आपका एक मैसेज आएगा, उसके बाद भी नहीं जाओगे तो आपके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आपके द्वारा यदि आरपीसी की किसी आंसर की के ऊपर आपत्ति दर्ज की जाती है, यदि आपकी आपत्ति सही है तो आपको उस आपत्ति का जो शुल्क है वो भी वापस लौटाया जाएगा। मतलब कुछ आरपीसी के द्वारा सुधार किए जा रहे हैं अपने इस कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है ये कार्य प्रणाली से हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके जो प्रक्रिया है वो बड़ी आसान सी होगी, उनकी प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, ताकि वो भी कई झंझट में फंसे रहते हैं। तो दोनों के लिए बेहतर है और देखते हैं रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, आने वाली फॉर्म के अंदर ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। तो बच्चों एक छोटी सी खबर थी आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।